गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज से मैं कक्षा 10 का भी वीडियो चालू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं कक्षा 10 का मैथ पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद फिर मैं साइंस शुरू करूंगा। तो इसमें कक्षा 10 का पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या को शुरू करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इससे संबंधित सारी जानकारी को जो भी है उसको कमेंट के जरिए हमको जरूर बताएं। तो चलिए हम इसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को शुरू करते हैं बिना किसी देर का। वास्तविक संख्या को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक नजर पूरी संख्याओं पर डालेंगे। संख्या क्या होती है, संख्या कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, सारी चीजों को जान लेते हैं। उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, अधिक से अधिक 10 से 5 मिनट लगेगा। और हम जानते हैं कि आप लोग पिछली कक्षाओं में जानते होंगे, लेकिन हम इसको आप लोगों को एक बार याद दिला दूं, क्योंकि इस चैप्टर में जो लेसन 1 है कक्षा 10 का, इसमें वास्तविक संख्या की प्रॉपर्टी पर सारी चीजों का डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए इसमें हम एक नजर संख्या पर डाल लेते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। संख्या, जैसे कि हम सभी लोग परिचित हैं कि संख्या को किसी चीज को गिनने में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी चीज का वजन तौलने में 5 किलो 10 किलो, तो 5 10 जो भी है तो संख्या ही तो है। तो इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं संख्या को कि संख्या एक प्रतीक है, मैथमेटिकल प्रतीक है, जिसको हम किसी वस्तु का परिमाण निकालने में प्रयुक्त करते हैं, परिमाण मापने या निकालने या गिनने में प्रयुक्त करते हैं। संख्याओं को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला होता है काल्पनिक संख्या। पहला होता है काल्पनिक संख्या और दूसरी क्या होती है? वास्तविक संख्या। दूसरी होती है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में आपको कक्षा 11 या 12 में पढ़ाया जाएगा। उसमें हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डिटेल में काल्पनिक संख्या क्या होती है। फिलहाल इस कक्षा में आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में बताया जाएगा। तो वास्तविक संख्या को लेकर के चलते हैं। क्या होती है वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलकर के बनी होती है। वास्तविक संख्या किससे बनी होती है? पहला अपरिमेय, दूसरा होता है परिमेय संख्या। अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। और परिमेय संख्या किससे मिलकर के बनी होती है? परिमेय संख्या मिलकर के बनी होती है पहला भिन्न और दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक पुनः 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, 2 संख्याओं से। पहला निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या और दूसरा क्या होती है? पूर्ण संख्या। देख तो रहा होगा यहाँ तक। पूर्ण संख्या पुनः 2 चीजों से मिलकर के बनी, 2 संख्याओं से मिलकर के बनी होती है। पहला शून्य और दूसरा होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो हमको लगता है कि आप लोगों को पिछले कक्षाओं में इन सब चीजों के बारे में बताया गया होगा। कक्षा 9 में भी आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में बता दिया गया है। अगर नहीं बताया गया है तो आप लोग ये सब जान लीजिए कि वास्तविक संख्या परिमेय और परिमेय से मिलकर के बनी होती है और परिमेय संख्या भिन्न और पूर्णांक से मिलकर के बनी होती है। पूर्णांक ऋणात्मक और पूर्ण संख्या से मिलकर के बनी होती है और पूर्ण संख्या शून्य प्राकृतिक संख्या से मिलकर के बनी होती है। अगर आप लोगों को इन संख्याओं में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हमको इस कक्षा में इन्हीं संख्याओं की जो संख्याएं हैं, जितना हम सर्कल कर रहे हैं, इन्हीं के प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करना है। इन्हीं सब की संख्याओं के प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में।
और खास तौर पे हमको इसमें पूर्णांक के बारे में ज्यादा, जो पहला दूसरा प्रमेय है वो पूर्णांकों पर ही निर्भर है, तो इन्हीं सब के बारे में हम ज्यादा अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर का। जैसा कि भाइयों हमने वास्तविक संख्या के बारे में जान लिया, अब इस चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट है उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। पहला है यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका और दूसरा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो इसमें एक एक करके दोनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले पे हम लोग चलते हैं यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। तो यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका जो है क्या होता है, इसमें इसके अंतर्गत अगर दो पूर्णांक है, मान लीजिए प्रमेयिका यही कहता है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। चूंकि यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका का एक विधि है, इसको हम लोग इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे क्या है, कौन सी विधि है, लेकिन हम यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम को पहले जान लेते हैं। उसके बाद अभी आप लोगों को वीडियो के अंत तक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर। तो यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है, इसको जैसा कि नाम से क्लियर है, विभाजन एल्गोरिथम मतलब विभाजन से संबंधित है। जैसे दो संख्याओं के भाग के बारे में तो हम लोग सभी लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि मान लीजिए दो संख्याएं हैं। पहली संख्या है मान लेते हैं 15 और दूसरी संख्या 4 है। दो संख्याएं हैं, दोनों में हम भाग देते हैं। तो भाग देने पे कितना आएगा भाई, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 बार में भाग देंगे तो नहीं जाएगा भाग, 4 तिहाई 12। यहाँ पे कितना बचेगा, 15 में से 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 15 में 3 बार 4 का गुणा कर दे और 3 को जोड़ दे तो 15 के बराबर हो जाएगा। तो भाई हमारे कहने का मतलब ये होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता है। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 धन 2, 3 धन 3। इसको लॉन्ग डिवाइजर प्रोसेस भी कहते हैं या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग है। खास तौर पे इसका अभी हम लोग इस चैप्टर में मौसा निकालेंगे, दो संख्याओं का मौसा निकालने में कैसा उपयोग, किस प्रकार इसका हम लोग उपयोग करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे कैसे उपयोग करते हैं इसको। और इससे संबंधित प्रमेय जो है, प्रमेय को हम इसको बताने जा रहे हैं। अब इसका प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में तो मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या में अभी उसको प्रूव कराएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसमें हम और देखते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है इसको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बस यही है, लेकिन वही थ्योरम है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, डिवाइड करने का एक प्रोसेस है जो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें क्या है देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ये कहता है यदि पूरा लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग किताब से देख लीजिएगा, वैसे हम स्टेटमेंट पूरा बोलेंगे। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक
पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब एक से लेकर के अनंत तक कोई संख्या हो, एक से लेकर के एक से बड़ी कोई संख्या हो, तो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है जहां ए इज ग्रेटर देन बी है। क्योंकि इनफाइनाइट तो डिफाइन नहीं है, उसको तो लेंगे नहीं। दो धनात्मक पूर्णांक है जहां ए इज ग्रेटर देन बी है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो देयर एग्जिस्ट मतलब वहां यहाँ पर दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार होंगी, तो सी क्यू और आर कर लेते हैं, तो क्यू और आर दो पूर्ण संख्या जीरो से बड़ी, जीरो से लेकर के जीरो से बड़ी, 0 1 2 3 4 दो पूर्ण संख्या इस प्रकार होंगी कि दो पूर्ण संख्या इस प्रकार होंगी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू प्लस आर, जहां जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी। अब इसको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं एक बार। एक प्रमेयिका यही कहती है, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो और इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, तो क्यू और आर दो धनात्मक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर इस प्रकार होंगी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, क्या कैसे इसको हम लोग क्या है प्रमेयिका, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें हम लोग 13 में 3 से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, 3 चौक के 12, 4 बार भाग चला जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 13 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 4 धन 1, 3 गुणे 4 धन 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लेकिन ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। देखिए इसमें भाग में लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है। इसमें शेषफल आया, शेषफल आया, फिर यहाँ पे कोई अंक उतारेंगे, नहीं गया भाग, तो फिर उतारेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब प्रोसेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। कई लंबे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लंबे प्रोसेस तक करते जा रहे हैं, तो उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अभी जब मौसा निकालेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने समझाने का प्रयास किया है, वैसे लगता है कि हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें मौसा निकालने की विधि पे आप बात करते हैं। तो ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। लेकिन इस प्रमेयिका का प्रयोग करके जो भी हम सॉल्व करेंगे, जहां पर भी जो भी कुछ करेंगे, उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। अब हम लोग इसी क्रम में अब कुछ मौसा निकालने के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे मौसा निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्या रूल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका मुख्य रूप से 2-3 रूल है, उसको हम लोग जान लेते हैं। 2-3 रूल नहीं, 2-3 स्टेप है, एक एक स्टेप को जान लेंगे। इसमें मौसा मान लेते हैं ए या सी और डी मान लेते हैं, किताब में सी और डी दिया है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, ए और बी मान सकते हैं। ए और बी मान लीजिए, ए और बी का मौसा, ए और बी का मौसा क्या हो जाएगा। देखिए ए और बी का मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर ए का मान बी से अधिक है तो क्या करेंगे भाइयों, यहाँ पर हम लोग स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप नंबर वन क्या है, ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ए बराबर बी इंटू क्यू
प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर। लिखेंगे यहां पर यूक्लिड, शॉर्ट में लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए पहला स्टेप में ए का मान अगर 20 से अधिक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किए। स्टेप नंबर 2 हम लिखेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, अगर आर बराबर 0 हो गया, आर का मान यानी आर शेषफल है, इस शेषफल का मान 0 हो गया तो बी, ए और बी का मौसा होगा। एक बार पुनः हम अपनी बात को दोहरा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इस आर का मान 0 हो गया तो बी, ए और बी का क्या होगा, मौसम होगा, महत्तम समापवर्त यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अगर आर का मान 0 नहीं है तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इफ यदि आर इज नॉट इक्वल टू 0 तो पुनः आर, यहां पे लिखेंगे पुनः बी इज इक्वल टू आर इंटू, यहां पे क्या लिखे डी प्लस सी कर देते हैं, डी प्लस सी लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पे देखिए आर का मान 0 नहीं है तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। किसके बीच लगाएंगे, आर और बी के बीच लगाएंगे। पुनः यहाँ पे लिख देते हैं बी और आर के बीच, बी और आर के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पे सी का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, आर, ए और बी का मौसा हो जाएगा। अगर सी का मान 0 नहीं है तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और तब तक प्रयोग करते रहेंगे जब तक कि आर का मान 0 न हो जाए, यानी शेषफल यानी जो यहाँ पर है इसका मान 0 न हो जाए। स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे, स्टेप नंबर 3, यदि सी इज नॉट इक्वल टू 0 तो तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे जब तक कि शेषफल का मान 0 ना हो जाए, या इसको क्या कह सकते हैं, सी का मान 0 न हो जाए। यही है। एक बार हम पुनः एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से संबंधित। देखिए अगर ये और भी दो संख्याएं हैं जिनका हमको मौसा निकालना है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक से बड़ी धनात्मक संख्या होनी चाहिए, उसका मौसा निकाल रहे हैं। तो पहले स्टेप में, और ए का मान 20 से अधिक है तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। फिर दूसरे स्टेप में अगर आर का मान 0 हो जा रहा है, 0 नहीं है, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अगर आर का मान 0 हो जा रहा है तो बी, ए और बी का मौसा हो जाएगा। अगर आर का मान 0 नहीं है तो पुनः करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो किसके बीच करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, बी और आर के बीच, बी और आर के बीच पुनः करेंगे तो बी इज इक्वल टू आर इंटू डी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आर, सी का मान 0 हो जा रहा है, जो शेषफल आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, अगर सी का मान 0 हो जा रहा है तब तो आर
ए और बी का मसा हो जाएगा, साथ ही साथ आर ए और बी के साथ ही साथ बी और आर का भी मसा हो जाएगा। लेकिन अगर सी का मान 0 नहीं हो रहा है तो इस प्रमेयिका का प्रयोग हम तब तक करेंगे जब तक कि सी का मान यानी जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है उसका मान 0 ना हो जाए। अगर यहाँ पे अगर सी का मान 0 हो जाएगा अंत में तो यहाँ पे जो होगा वही दोनों का ऊपर वाले का मसा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसको आप लोग हमको कमेंट के जरिए जरूर बताएं, उसको हम जरूर सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।